हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी बच्चों, पहले डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0 सी पार्ट, एनी डाउट? डी पार्ट, ओके। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा? अगर इंटेंसिटी कम कर दी हमने, बेसिकली आई और I/2 हो गई। राउंड ऑफ इसमें हर्ष, सब्जेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या राउंड ऑफ किया भाई तुमने? हमने डिस्कस किया था ना बच्चों, इस केस में क्या होता है, बेसिकली जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो कम ब्राइट हो जाएंगे, राइट? क्योंकि अब आप बेसिकली I+I/2 मतलब √I+√I/2 का होल स्क्वायर कर रहे होगे। और जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनका क्या होगा? वो भी थोड़े से ब्राइट हो जाएंगे, है ना? तो ए आंसर बन जाएगा उस अकॉर्डिंग। ठीक है ना? ये ए दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है? ठीक है, आगे। एक्सरसाइज 1 बच्चों, सी पार्ट। डी पार्ट, डन। ओके, जैसे बच्चों ये C6 जो है, इसमें एज आई कैन अंडरस्टैंड, जैसे उन्होंने जो पूछा है विजिबल रीजन, तो उसमें उन्होंने आंसर में 360 नैनोमीटर भी दिया हुआ है, राइट? तो क्या होता है बच्चों कि
असली में ना जो हम बोल देते हैं 400 to 700, वो कोई ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, वो अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत रेंज होती है। तो अगर तो आपका क्वेश्चन मतलब ऐसे आ गया जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड नहीं है, तब तो आप 400 से 700 के बीच वाले ही ऑप्शंस मार्क करोगे। बट जनरली क्या होता है कि क्वेश्चंस में उन्होंने वेवलेंथ रेंज भी स्पेसिफाई की होती है कि कौन सी रेंज में आपने मतलब कि विजिबल रीजन को किसको मानना है, ठीक है। अदरवाइज तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता चलेगा कि 360 को लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। ओके, सो दिस इज डन। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, क्या इसका निकलता है कंक्लूजन? किसी ने किया ट्राई? बोलो भाई। बता दूं या अभी और ट्राई करना है? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो बच्चों जो हमने ये पढ़ा YDSE, इसमें अगर हम सोचें तो अंडरलाइंग कंसेप्ट क्या है? अंडरलाइंग कंसेप्ट ये है कि हम कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई हर पॉइंट जो है वो एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहा है अपना इंडिपेंडेंटली, है ना। तभी हम कह रहे हैं कि S1 S2 से हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है। ये बात मानते हो बच्चों? अगर हम रे ऑप्टिक्स लगा रहे होते तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से तो हम ऐसा कर रहे होते ना कि हम कहते हैं कि भाई एस से S1 स्ट्रेट लाइन बना दो, और जो उसी स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करोगे सिर्फ वही लाइट जाएगी और कहीं लाइट नहीं जाएगी। तो एक तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो हर पॉइंट है वो एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है, पहली बात, ठीक है। आ, दूसरी बात कि फिर हम कहते हैं कि जो हमने जैसे निकाला कि जो फेज डिफरेंस है वो मतलब कि जो फाइनल इंटेंसिटी आई वो वेव वाली इक्वेशन में पुट इन करके फेज डिफरेंस पे डिपेंड करती है और उससे सॉल्व होता है, राइट। तो अब बच्चों मान लो मैं एक सिचुएशन लूं, मैं एक ऐसा सेटअप बनाऊं, आप देखो, एक्चुअली मतलब मैंने पिछला क्वेश्चन इसीलिए दिया था क्योंकि उसी को एक्सटेंड करके हमें ये वाले कंसेप्ट पे आना था। तो बिल्कुल YDSC जैसा ही सेटअप मैंने कर दिया, बस अब डिफरेंस क्या है बच्चों कि मैंने S1 S2 दो पतली पतली स्लिट्स लेने की जगह एक सिंगल बड़ी सी स्लिट ले ली, ठीक है। तो बच्चों इससे क्या होना चाहिए आप मुझे बताओ? तो ये जो ह्यूजन प्रिंसिपल है
उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ना बच्चों कि ये जो रीजन है इन बिटवीन वाला जो बड़ा रीजन है, यहाँ पे हर पॉइंट एक तरह से सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा। है ना? जो हम बच्चों पहले वाईडीएससी कर रहे थे, वाईडीएससी में हम ये अज्यूम करते हैं कि बेसिकली जो हमारी स्लिट्स हैं वो इतनी पतली हैं कि वहां पे एक पॉइंट सोर्स ही बन रहा है, ठीक है, सिंगल सोर्स ही बन रहा है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि भाई अपनी स्लिट को 2 की जगह 1 कर दो और उसको थोड़ा सा मोटा कर दो। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा? यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज बन जाएंगे बच्चों, ये समझ आती है बात? है ना? तो जो हमारी सिचुएशन होगी बच्चों, वो आप सोचो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि जो हम पॉइंट पी लेते हैं, अब उस पॉइंट पी पर एक तरीके से इनफाइनाइट सोर्सेस से लाइट पहुंच रही। मानते हो बच्चों? तो एक्चुअली हमें करना क्या पड़ेगा? ऑल्दो मतलब वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट मैथमेटिकली, बट हम थ्योरेटिकली ये समझ सकते हैं कि बेसिकली हमें कोई टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी जो कि इनफाइनाइट सोर्सेस के कारण, मतलब जो अभी हम सिर्फ y1 प्लस y2 कर रहे थे, वो अब हमें मतलब इन अ वे कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी जिससे कि हम y1 प्लस y2 प्लस सो ऑन करते करते y इंफिनिटी तक एक समेशन कर पाए। मानते हो बच्चों? तो उसके करेस्पॉन्डिंग कुछ जो स्क्रीन है उस पर कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा, ठीक है? तो बच्चों मतलब मेन डिफरेंस क्या हुआ कि वाईडीएससी में हम 2 सोर्सेस की इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे हम, ठीक है, 2 अलग अलग स्लिट्स लेके, 2 अलग अलग पतली स्लिट्स लेके उन 2 स्लिट्स की इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे सोर्सेस की। यहां पर हमने स्लिट तो एक कर दी लेकिन उसको मोटा कर दिया, उसके अंदर इनफाइनाइट सोर्सेस कर दिए, और अब हम उन इनफाइनाइट सोर्सेस की इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप समझ रहे हो, हैं तो दोनों ही इंटरफेरेंस, दोनों ही केसेस में वेव्स कंबाइन कर रही हैं, बस वाईडीएससी में 2 कर रही हैं, ये जो हम फिनोमेना पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन, उसमें इनफाइनाइट कर रहे हैं, राइट? तो इस केस में जो रिजल्टिंग पैटर्न है वो इनफाइनाइट सोर्सेस का है। क्या बच्चों फंडामेंटली समझ आ गया कि क्या हो रहा है? ठीक है, ऑब्वियसली राइट नाउ देयर इज नो वे टू प्रिडिक्ट जिससे हम ये बता पाए कि अब स्क्रीन पे पैटर्न क्या बनेगा, बट हाँ हमें ये समझ आ गया है कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है? तो ये नोट कर लो, हेडिंग दो डिफ्रैक्शन और उसके अंडर ये नोट कर लो।
कर लिया नोट बच्चों? ओके, तो अब बच्चों हम इसकी मैथ्स में तो जा नहीं सकते, राइट? हाँ, हमें ये समझ आ गया है कि भाई हाँ ठीक है भाई, क्योंकि इंटरफेरेंस हो रही है तो स्क्रीन पे कुछ तो अजीब सा पैटर्न बनना चाहिए, राइट? तो वो मैथ्स बच्चों हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में उसका डायरेक्ट रिजल्ट है। तो अब वो देखो रिजल्ट कैसे बनता है बच्चों। ऑब्वियसली जो इंटरफेरेंस हो रही है वो तो सारे सोर्सेस के कारण हो रही है, ठीक है ना, जो जितने इनफाइनाइट सोर्सेस बनेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चों ट्रिक ऐसी होती है कि हम पहले n सोर्सेस मानते हैं, n सोर्सेस के लिए लिखते हैं, फिर उसमें जो बनता है एक्सप्रेशन उसमें लिमिट लगा देते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी, उस तरीके का कुछ होता है। नॉन मेड स्टूडेंट्स मतलब आप ट्राई कर सकते हो जब, लेकिन जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था हो जाएगा, उसी पे ही बिल्ड कर सकते हो, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल हमें जो याद रखना है डायरेक्ट रिजल्ट, उसके लिए क्या होता है बच्चों, हम बच्चों जैसे YDSC में करते हैं विद सेम अप्रोक्सीमेशंस, हम यहां पर भी पाथ डिफरेंस निकालते हैं एक्सट्रीम सोर्सेस के बीच में, डी साइन थीटा, ठीक है। आप बच्चों ये बात समझ रहे होंगे कि वैसे तो बहुत सारे और भी पाथ डिफरेंसेस आएंगे, है ना, जो बीच में इतने सारे सोर्सेस बन रहे हैं, बट इट टर्न्स आउट कि सब कुछ कर करा के जो फाइनल रिजल्ट बनता है उसमें जो एक्सट्रीम सोर्सेस के बीच में पाथ डिफरेंस है वही वाला ही यूज होता है, जो कि एक तरह से YDSC के सिमिलर ही हो गया। ये बात बच्चों समझ आई? अब बच्चों जो डिफरेंस आता है, ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये डी साइन थीटा वाली टर्म तो सेम बन जाती है, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट आता है इसको बहुत ध्यान से देखो, वो YDSC से उल्टा आ जाता है, ठीक है। जब हम इस पे सारी मैथ्स अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो है वो उल्टा आ जाता है, ठीक है। तो इस केस में जो रिजल्ट आता है वो डार्क फ्रिंजेस के लिए ये आ जाता है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, ठीक है। क्या होता है, मतलब ना, मतलब अगर आप कई बुक्स में और जो बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस में भी जो अप्रोच फॉलो की जाती है ना, वो क्या कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि इंटरफेरेंस एक एक फिनोमेना है लाइट का, और कहते हैं कि डिफ्रैक्शन एक टोटली डिफरेंट फिनोमेना है, इसलिए उन दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल सेपरेट आ गए, ठीक है। लेकिन ये गलत है, समझना क्या है हमें, फिनोमेना सेम है, YDSC और डिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है बिल्कुल सेम है, ठीक है। डिफ्रैक्शन भी एक इंटरफेरेंस ही है, ठीक है। जो डिफ्रैक्शन और YDSC में मैथमेटिकली डिफरेंस आया है वो इसलिए नहीं आया कि दोनों फिनोमेना बिल्कुल अलग है, वो इसलिए आया है क्योंकि YDSC में आपने सेम जो कंसेप्ट था इंटरफेरेंस का वो दो सोर्सेस के लिए लगाया है, और यहाँ पे आपने इनफाइनाइट सोर्सेस के लिए लगाया। ये बात समझ आती है बच्चों? तो बच्चों ये ना एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक डिबेट भी है कि भाई फिर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो
ये ना एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा मेंशन्ड भी है कि भाई आप उनको क्लियरली डिमार्केट कर ही नहीं सकते इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को। तो हम बस यही समझते हैं कि भाई डिफ्रैक्शन इज इंटरफेरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट सोर्सेस, ठीक है। एंड बच्चों इस रिजल्ट से कंफ्यूज मत होना, प्लीज याद रखना कि जो रिजल्ट YDSC में ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आता है वो रिजल्ट डिफ्रैक्शन में डार्क फ्रिंजेस के लिए आता है। ये बात बच्चों सबको समझ आ गई? ओके तो YDSC की तरह बच्चों यहां पर भी सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज ही बनती है, ठीक है। तो अभी आगे हम बच्चों मतलब एक फिगर बनाएंगे जिससे बड़ा क्लियर होगा कि YDSC में किस तरीके का पैटर्न बनता है स्क्रीन पे और डिफ्रैक्शन में किस तरीके का पैटर्न बनता है, ठीक है। मैंने अभी ब्राइट फ्रिंज की कोई कंडीशन नहीं लिखी बच्चों, ठीक है, जानबूझ के, एंड और कुछ भी मेंशन नहीं किया कि भाई कितनी इंटेंसिटी होगी या क्या होगा। अभी मैंने सिर्फ एक रिजल्ट बताया आपको कि भाई हाँ जी वहां पे डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा आ गया और सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज ही होगी। तो बच्चों अगर हम YDSC में एक जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हम ग्राफ प्लॉट करें ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वाई, ठीक है, वो जो मैंने आपको एक फिगर में दिखाया भी था एक टाइम पे, वो जो ग्राफ बनता है बच्चों वो इस तरीके का बनता है कि मतलब अज्यूमिंग की जो हमारी स्लिट्स हैं उनकी इंटेंसिटी अगर हम आई मानते हैं तो सेंटर पे इंटेंसिटी 4i होती है, मतलब जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उन सबकी इंटेंसिटी 4i होती है, राइट। और ऐसे लैम्डा डी बाई डी, टू लैम्डा डी बाई डी पे ब्राइट फ्रिंजेस बनती जाती हैं और उनके इन बिटवीन डार्क फ्रिंजेस बनती जाती हैं। ये ग्राफ बच्चों आप देख सकते हो कि एक तरह से मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ ही है, साइन कॉस ग्राफ है, वो बनना भी चाहिए क्योंकि जो इंटेंसिटी का रिलेशन था वो कॉस पे डिपेंड करता है ना। तो ये ग्राफ बच्चों आपको समझ आता है? हाँ जी बच्चों बोलो, ये बात क्लियर हो रही है? ओके अब बच्चों अगर हम ऊपर वाले रिजल्ट के बेसिस पर डिफ्रैक्शन का ग्राफ बनाएं, बच्चों ध्यान से देखना इसको, वो ग्राफ देखो बच्चों वो इस तरीके का बनता है। तो एक बार देखो बच्चों, जो सेंटर है वहां पे ब्राइट फ्रिंज है, लेकिन उस ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो 4i नहीं होती, वो i ही होती है, ठीक है। फिर लैम्डा डी बाई डी पे जो हमने ऊपर रिलेशन लिखा था वहां पर डार्क फ्रिंज आ जाती है कंपेयर टू YDSC जहां पर ब्राइट फ्रिंज आ रही थी। उसके बाद 2 लैम्डा डी पे ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। तो वो जो दो डार्क फ्रिंजेस हैं, ठीक है, जैसे लैम्डा डी बाई डी और 2 लैम्डा डी बाई डी, उनके बीच वाला जो पॉइंट है वो हो गया ब्राइट फ्रिंज का, ठीक है। एंड बच्चों एक और आप बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस देख रहे होगे वो ये है कि यहां पे जो पीक्स बन रही हैं डिफ्रैक्शन के केस में, वो पीक्स जो हैं वो छोटी होती जा रही हैं। तो डिफ्रैक्शन में
सेंटर पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाते हो, जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। क्या बच्चों ये ग्राफ समझ आ रहा है? तो इस केस में बच्चों जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, अगर हम पूरा मैथ्स अप्लाई करें, इट इज समवॉट ऑफ द फॉर्म सम कांस्टेंट k इंटू आई इंटू साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से बच्चों आप ये समझ सकते हो कि जब हम थीटा को 0 की तरफ लेके जाएंगे तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो गया। तो जो इंटेंसिटी है वो आई आ रही है ना। एक्चुअली के में कई सारी टर्म्स आती हैं, ठीक है, ये मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा है। मतलब ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो डार्क फ्रिंज है उसका एक्सप्रेशन एन लैम्डा डी बाई डी हो गया, जो कि वाई डी एस सी में ब्राइट फ्रिंजेस का था। ठीक है, हाँ बच्चों, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वाई डी एस सी में जब हम एन लैम्डा डी बाई डी लिखते थे वहां पे एन जीरो भी हो सकता था, राइट, लेकिन यहाँ पे एन जीरो नहीं डाल सकते हम, है ना, क्योंकि y इक्वल टू 0 पे तो ब्राइट फ्रिंज बन रही है। आशीष, जो आपका क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है कि जैसे हमने बोला कि जो स्लिट है उसके अंदर हर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा। तो जो पॉइंट सोर्स है वो तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करेगा ना। तो बेसिकली जो हमारे को ये जो पैटर्न मिल रहा है वो एक तरह से वो बहुत सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का इंटरफेरेंस है। पहले तो प्लेन ही आ रहे थे वेव फ्रंट्स, लेकिन स्लिट से पास करने के बाद अब वो बहुत सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ गए, बन गए। ठीक है, यस इट डज, बट वो मतलब वो हमें दिखती नहीं है, वो इतने स्मॉल स्केल पे होती है कि हमें पता नहीं चलता। ओके, अब बच्चों यहां से
आप देख सकते हो कि जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे उनका भी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, n प्लस हाफ लैम्डा डी बाई डी बन जाएगा, वेर n इज 1 2 3। अब बच्चों एक बात का बहुत ध्यान रखना है, क्या आप ये सोच सकते हो कि हमने YDSC में तो n माइनस हाफ और n यूज किया था, है ना? तो यहां पर हमने डार्क में तो सीधा n यूज कर लिया, ब्राइट में n माइनस हाफ की जगह n प्लस हाफ क्यों यूज किया? फिगर देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अच्छा ये आप देख सकते हो कि ये आपके फिगर से एकदम क्लियर हो रहा है कि YDSC में लैम्डा डी बाई 2D पे डार्क फ्रिंज है, राइट? लेकिन डिफ्रैक्शन में लैम्डा डी बाई 2D पे कुछ नहीं है। तो डिफ्रैक्शन में जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो पहला तो सेंटर पे है, और उसके बाद जो ब्राइट फ्रिंज है वो सीधा 3 लैम्डा डी बाई 2D पे, राइट? तो बच्चों उसको लिखने के हमारे पास दो तरीके थे, है ना? या तो हम ये कहते कि n माइनस हाफ ही लिखो, लेकिन कि फिर ऐसे याद रखो कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए n को 2 पुट करना है ना? वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर ऐसे याद रखोगे कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए n को 2 पुट करना है, क्योंकि एकदम माइंड में ऐसे ही आएगा ना कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज है तो n को 1 पुट करो, या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो n को 1 पुट करो। तो बेटर अप्रोच क्या है कि उसको n प्लस हाफ ही लिख दो, तो सीधा अगर फर्स्ट ब्राइट है तो वो डालोगे तो वो सीधा 3 लैम्डा डी बाई 2D आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो ये बहुत ध्यान रखना है, ये गलती हो जाती है। तो बच्चों क्या आपको YDSC और डिफ्रैक्शन के सारे डिफरेंसेस क्लियर हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकैप ले रहा हूं, ठीक है? आप भी मेरे साथ साथ मतलब उनको मेंटली रिपीट करो और देखो सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं। YDSC में इंटरफेरेंस जो होता है वो दो सोर्सेस से होता है, डिफ्रैक्शन में जो इंटरफेरेंस होता है वो इनफाइनाइट सोर्सेस से होता है। ये सबसे पहला, ठीक है? YDSC और डिफ्रैक्शन दोनों में सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनती है, लेकिन YDSC में जो ब्राइट फ्रिंज होती है उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स होती है, डिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी होती है वो उतनी ही होती है, I ही होती है, राइट? फिर YDSC में सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम रहती है, 4I। डिफ्रैक्शन में एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। जो रिलेशन YDSC में ब्राइट फ्रिंजेस का आता है वैसा सिमिलर रिलेशन डिफ्रैक्शन में डार्क फ्रिंजेस का आता है, एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस कि डिफ्रैक्शन में n 1 से शुरू होगा, ठीक है? YDSC में जो डार्क का आता है वहां n माइनस हाफ था, लेकिन डिफ्रैक्शन में जो ब्राइट का आता है वहां पे n प्लस हाफ है। उसका रीजन है कि जो इन बिटवीन
वाला रीजन है, जो लैम्डा डी बाय 2d वाला रीजन है, वहां पर डिफ्रैक्शन में कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं इस बात को। अगर आप देखो कि YDSC में जो इन बिटवीन वाला ब्राइट बैंड बन रहा है, राइट, उसकी जो विड्थ है, जो उसकी थिकनेस है, वो लैम्डा डी बाई डी है ना। लेकिन डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल ब्राइट बैंड बन रहा है, उसकी थिकनेस 2 लैम्डा डी बाई डी हो गई, इजंट इट? क्या बच्चों ये बात समझ आ गई? ओके, अब बच्चों अगर हम डिफ्रैक्शन वाले फिनोमिना को बिल्कुल नॉर्मल लेमैन टर्म्स में समझें, तो क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर पीछे से लाइट आ रही है, तो मतलब मान लो वो एक पैरेलल बीम आ रही थी, तो रे ऑप्टिक्स तो कहती कि जो लाइट है वो सीधा सीधा पैरेलल ही आगे जानी चाहिए थी, स्मॉल डी थिकनेस में। ठीक है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स क्या कह रही है? वेव ऑप्टिक्स कह रही है, इस फिगर को देखो, कि YDSC के हिसाब से तो, सॉरी, रे ऑप्टिक्स के हिसाब से तो लाइट सिर्फ जहां मैंने रेड सर्कल बनाया हुआ है वहीं जानी चाहिए थी। लेकिन वेव ऑप्टिक्स क्या कह रही है कि भाई एक तरीके से जब लाइट ने इस स्लिट के थ्रू पास किया, तो वो लाइट सॉर्ट ऑफ फैल गई, है ना, बेंड हो गई वहां पे। तो यस, मेजॉरिटी लाइट तो सेंटर पे ही गई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी लाइट साइड्स पर भी चली गई। क्या बच्चों ये बात समझ आती है? तो बच्चों इसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हो डिफ्रैक्शन को। इससे क्या होता है कि मान लो आपका रूम है, आपने इसमें कोई लाइट नहीं जलाई हुई, कुछ नहीं किया हुआ, तो भी जो मतलब जो दरवाजा होता है, जो डोर और फ्लोर के बीच में जो हल्का सा गैप होता है, वहां से भी लाइट आ रही होती है आपके रूम के अंदर, है ना। तो अब अगर हम रे ऑप्टिक्स के हिसाब से सोचें, तो लाइट का ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ तो बनना बहुत मुश्किल है कि भाई जो हम कहें कि बिल्कुल फ्लोर के पैरेलल ही कोई रे आ रही हो जो रूम के अंदर एंटर कर जाए, है ना। तो ये जो लाइट एक तरह से ऐसे कोई भी छोटे से गैप से जब निकलती है और वहां से फैल जाती है, तो वो फिनोमेना डिफ्रैक्शन ही होता है। ठीक है जी। तो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में हम डिफ्रैक्शन को ऐसे भी बोलते हैं बच्चों कि इट्स लाइक बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर्स। हर्ष, जो आपने लिखा है वो स्कैटरिंग होती है। नहीं, वो नहीं होता। गूगल करना, समझ आ जाएगा।
ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स बच्चों नोट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट वही जो मैंने अभी आपको बोला था कि जो सेंट्रल रीजन है उसकी विड्थ 2 लैम्डा डी बाई डी बन जाती है। तो ये लिख लो बच्चों चारों पॉइंट्स, चारों हमने मतलब समझ तो लिए ही हैं। ओके, कुछ और बच्चों जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी तक हम समझ सकते हैं। तो बच्चों क्या होता है, चाहे हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, ये बच्चों मैं वापस उसी कंसेप्ट को रिविजिट कर रहा हूँ जो हमने कल या पता नहीं उससे पिछले वाली क्लास में बात की थी। ठीक है, अब हम उसको और थोड़ा क्लियरली समझ पाएंगे कि भाई जैसे हमने ऐसे एक सोर्स रखा हुआ है जिसके साइज को स्मॉल एस से डिनोट कर दिया, उसके डिस्टेंस को कैपिटल एस से डिनोट कर दिया। ठीक है, और ये हमने दो स्लिट्स बना दी। ठीक है, अब बच्चों वो बात कहने को तो इजी है कि हाँ जी जो दो स्लिट्स हैं वो इतनी पतली बना दो कि वो पॉइंट सोर्स की तरह ही बिहेव करें। बट क्या आप ये बात सोच पा रहे हो बच्चों की रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना।
कि वहां पे एक सिंगल सोर्स ही हो, वहां पर भी बहुत सारे सोर्सेस तो बन ही जाएंगे ना। मानते हो बच्चों? तो रियलिटी में जो हमें पैटर्न नजर आता है ना, वो मतलब इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न स्क्रीन के ऊपर। मतलब उसमें क्या हो रहा होगा, आप सोच रहे हो कि S1 पे जितने सोर्सेज हैं उन सब में आपस की इंटरफेरेंस, S2 पे जितने सोर्सेज हैं उन सब की आपस की इंटरफेरेंस, और फिर S1 S2 के जो सोर्सेज हैं उनकी उनके बीच में इंटरफेरेंस। मतलब अगर आप सोचो ना, इट इज लाइक दैट कंसेप्ट, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस, की खुद की भी है और एक दूसरे के साथ भी इफेक्ट हो रहा है ना। तो S1 वाले जो सोर्सेज हैं वो आपस में भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, और उनकी इंटरफेरेंस S2 वाले सोर्सेज के साथ भी हो रही है। मानते हो बच्चों? तो उन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हमारे पास वो कंडीशन निकल के आती है जो हमने उस दिन बात की थी, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, S बाय कैपिटल S लेस देन लैम्डा बाय टी, तभी हमारे को फिर भी पैटर्न क्लियरली दिखता है। अदरवाइज वो जो फ्रिंजेस हैं वो सॉर्ट ऑफ ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं और हमारे को पैटर्न क्लियरली नहीं दिखता। ठीक है बच्चों? तो स्टिल मैथमेटिकली तो हम नहीं प्रूव कर पाते, बट आई थिंक वैसे आपको कंसेप्चुअली थोड़ा समझ आ गया कि इसका रीजन क्या है। ओके। एंड बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अभी तक आया नहीं है। अच्छा, मैंने ना एक और बात इंटरेस्टिंग नोट की। जैसे ना, ये मैं हर साल ये बात तो बताता ही हूँ कि भाई हाँ जी, ये अभी तक नहीं आया, ये करो, अच्छे से करो। तो जैसे मैंने पिछले साल का नीट का पेपर देखा, तो जैसे मतलब मैंने पिछले साल भी देखा होगा और मैं उसको भूल गया कि भाई हाँ उसमें क्या क्वेश्चंस आए थे। तो उसमें भी मुझे दो तीन क्वेश्चन ऐसे दिख गए जो मैंने पिछले साल बच्चों को बोला था कि भाई हाँ इन टॉपिक्स पे बच्चों आज तक नहीं आया, वो कर लेना, और उस पे आए हुए थे। ठीक है, तो मतलब वो चीज तो जनरली रहती है, जो मतलब सो कॉल्ड अनटच टॉपिक्स होते हैं उनसे तो क्वेश्चन आने का चांस जनरली ज्यादा रहता ही रहता है। ओके। नेक्स्ट बच्चों, टॉपिक आता है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ये बच्चों दिस इज सिमिलर टू जो हम साउंड में करते हैं डॉपलर इफेक्ट। और आपको बच्चों ख्याल है कि उसका अंडरलाइंग लॉजिक क्या था? कि भाई अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, स्क्रीन नहीं दिख रहा? अच्छा। कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है वो डिफरेंट होती है। बच्चों याद है? बोलो बच्चों। तो ऐसा ही सेम बच्चों फिनोमेना लाइट के केस में भी होता है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स लाइट के केस में, लाइट कह लो या ईएम वेव्स कह लो, उनके केस में वो फिनोमेना जो, अगर मतलब अगेन, अगर वो फिनोमेना इस लेवल का हो जिससे कि हमें आपको एक्चुअली कुछ एक ठीक ठाक डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज दिखे, उसके लिए जो आपके सोर्स या ऑब्जर्वर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी रिलेटिव वेलोसिटी पे तो वो कंसेप्ट चलेगा नहीं।
ठीक है। तो ये इतनी ज्यादा वेलोसिटीज होती हैं बच्चों जनरली प्लैनेट्स की या फिर स्टार्स की, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम स्टार्स मतलब एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं, ये जो डॉपलर इफेक्ट होता है, ठीक है। और उसमें भी बच्चों जो मतलब उसका जो मेन कंसेप्ट होता है, जो मेन रीजन होता है जिस कारण से हम यूज करते हैं, वो क्या होता है बच्चों, कि जो बहुत ही डिस्टेंट स्टार्स होते हैं हमारे से, ठीक है, वेरी वेरी फार अवे, आपको पता ही है कि जो डिस्टेंसेस होते हैं वो लाइट ईयर्स में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो हमें ये पता ही नहीं चलता बाय नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस कि वो स्टार्स हमारे तरफ आ रहे हैं या हमारे से रिसीड कर रहे हैं, कि हमारे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये बात आप लॉजिकली सोच सकते हो बच्चों, जैसे कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, उसके लिए तो आपको वो पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमारी वो सेंस उतनी काम ही नहीं करेगी कि डिस्टेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो वहां पे हम बच्चों ये डॉपलर इफेक्ट वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। हम क्या कहते हैं, देखो बच्चों क्या होगा, सोचो आप, सिंपल सी बात है, मान लो ओ ऑब्जर्वर है, ये कोई स्टार है, ठीक है। तो मान लो ऑब्जर्वर ने कोई लाइट बीम फेंकी जो उस स्टार से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, ठीक है। तो अगर तो बच्चों वो स्टार दूर जा रहा होगा, तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी को क्या होना चाहिए। डॉपलर से कंपेयर करके बताओ, साउंड वाले से, कि अगर स्टार दूर जा रहा है, मतलब एक तरह से आपका जो सोर्स है वो दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी को क्या होना चाहिए। सिंपल लॉजिक से ही सोचो, फ्रीक्वेंसी कम होएगी ना ओरिजिनल से। बोलो भाई। और अगर वो आपकी तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में बच्चों जो फॉर्मूला बन जाता है वो इस टाइप का बन जाता है, डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाय सी। ये वी रेडियल का क्या मतलब होता है, बेसिकली हमें, जैसे हमने वहां पे भी बात की थी, हमें वेलोसिटी के उसी कंपोनेंट से मतलब होता है जो जो लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स और लिसनर के अलोंग होता है, तो हमने उसी को पुट करना है। लिख लिया बच्चों।
ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम दो टर्म्स यूज करते हैं, बड़ी लॉजिकल है वो टर्म्स। देखो, जैसे हमने अभी बात की थी बच्चों, मान लो जो स्टार है वो दूर जा रहा है, उस केस में व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी? कम होएगी। फ्रीक्वेंसी कम होएगी तो मतलब वेवलेंथ को क्या होगा? ज्यादा होएगी। ठीक है, तो मतलब जो वेवलेंथ है, अगर हम अपने स्टैंडर्ड वेबग्योर के हिसाब से सोचें, वो वेवलेंथ ज्यादा हो रही है तो इन अ वे रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है, राइट? तो हम बच्चों इसको कलर शिफ्ट की टर्म्स में बात करते हैं, मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि मान लो रेड शिफ्ट हो गई, तो रेड शिफ्ट का मतलब हुआ कि वेवलेंथ बढ़ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लैनेट है वो हमारे से दूर जा रहा है। ऐसे ही जब हम ब्लू शिफ्ट बोलेंगे, इसका मतलब वो हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये इस टर्म्स में बोलते हैं हम। इसका लॉजिक समझ आ रहा है बच्चों? इस कंसेप्ट पे बेस पे बच्चों, मतलब बहुत रिसेंटली अब क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, आज तक नहीं तो पहले कभी नहीं आए थे, पिछले 2-3 साल में ही आए हैं। नहीं, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द एक्चुअल कलर, यू आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट कि जो आपने जो फ्रीक्वेंसी भेजी थी, आपने जिस कलर की मतलब वो भेजी थी रेडिएशन, उसमें क्या शिफ्ट है, कि उसमें जो शिफ्ट है वो टुवर्ड्स रेड है या उसमें शिफ्ट टुवर्ड्स ब्लू है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ऑल्दो आई थिंक आपने वो कहीं ना कहीं अभी तक थ्योरी में पढ़ लिया होगा, बट चलो एक बार लिख लेते हैं। ये बच्चों जो, चाहे इंटरफेरेंस बोलें चाहे हम डिफ्रैक्शन बोलें, इसमें जब हम कहते हैं कि ब्राइट बैंड्स बन गए, डार्क बैंड्स बन गए, इसमें एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है बच्चों? मतलब क्या एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो रही होती है बच्चों? वो सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, राइट? कि ऑब्वियसली एनर्जी का नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, वो सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब मान लो कुछ इंटरफेरेंस जैसा फिनोमेना ना होता, तो वो सारी जैसे जानी थी, अब वो क्या हुआ कि डार्क, अगर हम YDSC के टर्म्स में समझें, तो अब बस वो क्या हो गया कि जो
मतलब नॉर्मली मान लो जो अगर डार्क फ्रिंजेस वाली जगह पे जानी थी वो ब्राइट पे चली गई, इसलिए ब्राइट वालों पे ज्यादा हो गई, डार्क पे खत्म हो गई। ठीक है, तो मतलब इंटरफेरेंस जो डिफ्रैक्शन हो, एनर्जी तो कंजर्व भी रहती है, वो सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। मतलब अब वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बात बच्चों समझ आ गई सबको? ओके। अच्छा एक बच्चों मुझे वो क्वेश्चन याद आया जो एक हमने तब छोड़ा था रे ऑप्टिक्स में, वो डिस्पर्सिव पावर वाला। उसका क्या समझ आया? कहाँ था बच्चों वो 0 1 में? ये फोर्थ वाला है ना? हाँ जी बच्चों बताओ। हाँ बच्चों कुछ स्टडी किया था इसको? तो बच्चों क्या होता है, जो डिस्पर्सिव पावर होती है वो मतलब ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंडेंट है। आप शायद कह रहे थे ना कि मॉड्यूल में ऐसा लिखा हुआ है। अगर लिखा है तो फिर गलत लिखा है। अ, कहाँ पे है बच्चों? वही होगा ना।
ये बच्चों कहाँ लिखा है, बताओगे मुझे? ये हाँ, जो लिखा है डब्ल्यू इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अच्छा, नहीं नहीं, वो अब ये थोड़ा सा बस समझने का फर्क है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रिज्म के केस में जो एक्सप्रेशन बना, उसमें आप देख रहे हो कि ये जो फॉर्मूला बन गया एन वी माइनस एन वार आर अपॉन एन वाई माइनस वन, कि प्रिज्म के केस में वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि वो किसी भी केस में मटेरियल पे डिपेंडेंट है, कि प्रिज्म के केस में वो प्रिज्म की ज्योमेट्री पे नहीं डिपेंड कर रहा। ये मतलब है इसका साइन का। ठीक है, मतलब इसको और एक्सप्लिसिटली समझ लो। तो बच्चों क्या होता है ना, कि समझो आप बात को, कि जो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है जो हमने लिखा था, याद है आपको हमने क्या लिखा था? अ, ये जो लिखा था हमने, है ना, इसी को हम जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप देखो, ये एक तरह से क्या है, दिस इज लाइक डी रो बाय रो। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर, जो कि आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो फॉर एनी टाइप ऑफ डिवाइस। वो उस डिवाइस पे डिपेंड करेगा कि वो फॉर्मूला अप्लाई करके किस टाइप का रिजल्ट निकल के आ गया, राइट? जैसे अगर इसको हमें पता है कि ग्लास स्लैब के केस में तो इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी, है ना। ऐसे ही इसको प्रिज्म में जब हमने अप्लाई किया तो इट टर्न्ड आउट कि वो सिर्फ उसके एन पे डिपेंड कर रहा है, उसकी और कोई ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे हो सकता है किसी और केस के लिए हम निकालेंगे तो वो कुछ और बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? तो नॉन मेड आपके ना उसमें आएगा भी क्वेश्चन, आप देखोगे 3B में ना, एक कॉम्प्रिहेंशन में शायद डला हुआ है क्वेश्चन, जिसमें कि आप एक लेंस की डिस्पर्सिव पावर निकालोगे इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए। तो ये क्वेश्चन को बच्चों आप छोड़ दो, मतलब उसमें देर इज नो डायरेक्ट वे टू कंपेयर। इट विल डिपेंड अपॉन, मतलब जो आउट ऑफ कोर्स चीज चली जाती है कि लेंस की डिस्पर्सिव पावर क्या होती है और वो उसके किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो तो उससे निकल के आएगा। आगे बात समझ बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
ओके, तो बच्चों हमें डिफ्रैक्शन वाले फिनोमेना से जो बात अब आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है वो ये है कि हमें ये समझ आ गया है कि भाई लाइट जब भी कहीं किसी बहुत छोटे से होल से या कोई भी स्लिट से पास करती है तो वहां पे लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाती है। लाइट अब सिंगल एक रे की तरह ट्रैवल नहीं करती, राइट बच्चों? तो इसका बच्चों एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस अब ये हो गया कि जो हम अभी तक नॉर्मली ऐसा कह देते थे कि जैसे हम मान लो लेंस के केस में हम कह देते थे कि यार पैरेलल बीम भेजी तो वो पैरेलल बीम एक पॉइंट फोकस पे कन्वर्ज कर जाएगी, राइट? तो अब लेंस के केस में भी क्या होगा कि जब लाइट लेंस के अंदर से पास करेगी, ठीक है, तो लाइट की कुछ ना कुछ डिफ्रैक्शन होएगी होएगी, है ना? लेंस के अंदर भी बच्चों मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ ना कुछ तो छोटी छोटी स्पेसेस होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब लेंस बिल्कुल इनफाइनाइट डेंसिटी का मटेरियल है। ओके बच्चों, ये जो मैंने ये यहाँ दिया ही हुआ है मॉड्यूल में, राइट? वो देख लेना रिजल्ट जो मैंने आपको वहां पे लिखवाया था। तो उस कारण से बच्चों क्या हो जाता है, ये जो अब डिफ्रैक्शन वाला पंगा पड़ गया कि अब रियलिटी में लाइट किसी एक पॉइंट पे तो कन्वर्ज कर ही नहीं सकती, वो थोड़े से रीजन के अंदर तो फैलेगी ही फैलेगी, है ना? जो कि अगर मैं मतलब मान लो यही वाले ग्राफ को देखूं तो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो मेजॉरिटी ऑफ द लाइट है वो सेंट्रल वाले रीजन में होएगी, बाकी जो लाइट है वो थोड़ी आगे फैल जाएगी। ठीक है, तो अब इससे बच्चों क्या कॉन्सिक्वेंस हो गया कि लाइट अब कभी भी हम लाइट को एज अ सिंगल पॉइंट बात कर ही नहीं सकते जब हम उसकी डिफ्रैक्शन वाले लॉजिक को भी ले आते हैं। तो लाइट आप देखो बच्चों कुछ इस तरीके से, मतलब जिसको आप पॉइंट भी बोलते हो ना, रियलिटी में वो पॉइंट नहीं होगा, वो ऐसे एक डिस्क बनी हुई होगी, ठीक है? तो इन अ वे बच्चों ये जो डिस्क है ये क्या शो कर रही है, ठीक है? मतलब आप देख रहे हो बच्चों इस डिस्क से आपको ये क्लियर हो रहा है कि एक तरह से क्या हो रहा है कि जो बिल्कुल सेंटर वाला रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है और ग्रेजुअली वो जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है, वो जीरो ही हो गई, ठीक है? तो इसको अगर आप उस ग्राफ से रिलेट करोगे बच्चों तो ये जो मेन डिस्क है वो बेसिकली जो सेंट्रल रीजन है उसको डिनोट कर रही है, ठीक है? और जो आगे वाली जो लाइट है, जो ये वाला रीजन है, ये शो हो रहा है कि जो वो ग्रेजुअली इंटेंसिटी कम होती जा रही है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है बच्चों, ये समझ आ गई बात? ओके, अब बच्चों इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा
एक बार मैं करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे इस बात को शो कर पाता हूँ कि नहीं। क्या मैं इसमें कलर फिल कर सकता हूँ किसी तरह? चलो सही करता हूँ। तो मैं बच्चों जो डिस्क दिखा रहा हूँ, मैं वो जो सेंट्रल रीजन है वही दिखा रहा हूँ, मैं वो जो फेड होता हुआ रीजन है उसको नहीं शो कर रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ बच्चों, जो मैं आपको बात दिखाना चाह रहा हूँ। लेट्स सी निकल के आता है कि नहीं। लेटस से बच्चों ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए, दो डिस्क ले ली जो कि बिल्कुल पास पास है, ठीक है। हम बच्चों मतलब जो बात समझना चाह रहे हैं वो ये है कि लेटस से हमें विजुलाइज ये करना है कि मान लो हम इन दो पॉइंट से दूर जाना शुरू करते हैं, ठीक है। जिसको मैं इस तरीके से दिखाना चाहता हूं आपको कि मैं इसको मान लो जूम आउट करता हूं, ठीक है। ऑलमोस्ट देयर, आई थिंक काम बन जाएगा। हाँ जी, तो जो क्या राइट नाउ आप इन दोनों डिस्क्स को डिस्टिंक्टली देख पा रहे हो, है ना। अब बच्चों मैं जैसे जैसे इसको जूम आउट करता हूं, तो बच्चों ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली, बट क्या ऑलमोस्ट ऐसा हो रहा है बच्चों कि आप देख रहे हो कि आपको डिस्क ऐसा ही लग रहा है कि भाई कांटेक्ट में ही है, टच ही कर रही है। मतलब अगर मैं यही जूम करके मतलब थोड़ा सा और पास बना देता तो पक्का ऐसा हो जाता कि आपको ये अलग नहीं नजर आती। वही चीज मतलब अगर आप उस तरह भी सोच सकते हो कि आप अपने स्क्रीन से दूर जाते जाओ तो बहुत दूरी पे आपको ये दोनों पॉइंट्स अलग नजर ही नहीं आएंगे। मानते हो बच्चों? कोई एग्जांपल्स दे सकते हो बच्चों मुझे जहां पे हम इस बात को यूज करते हैं, जो मैं अभी दिखाना चाह रहा हूं आपको? यस, एक तो बच्चों इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है पिक्सेल्स में। तो जब हम कहते हैं कि हमारी जो वीडियो है या फोटो है, राइट, जब हम कहते हैं उसको कि वो 480p है, 720p है, फुल एचडी है जिसको 1080p कहते हैं, या 4K है, तो उसमें क्या फर्क होता है कि वो जो सेम इमेज है वो एक तरह से कितने ज्यादा डॉट्स से बनी हुई है, ठीक है। तो भाई अगर आपकी
जो 480p वाली होगी उसको आप थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको वो इमेज फटी हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे आपकी अगर 4K की इमेज है या फुल के भी है, फुल एचडी भी है, तो उसको आप जूम करोगे भी फोटो को अपनी, तो भी वो फोटो बड़ी क्लियर नजर आती है, राइट? क्योंकि वो बच्चों बहुत ज्यादा डॉट से बनी हुई होती है। क्या ये बात मानते हो? है ना बच्चों? इसी बात को और जगह भी यूज किया जाता है। जैसे आपने शायद अगर कभी देखा हो, जो प्रिंटर्स होते हैं ना बच्चों, अपने प्रिंटर्स की भी जो टेक्नोलॉजी होती है वो यही होती है कि वो बेसिकली डॉट्स को प्रिंट करते हैं। और उसमें एक टर्म यूज होती है, जब आप प्रिंटर की स्पेसिफिकेशंस देखोगे, डीपीआई। उसका मतलब होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो जितना ज्यादा डीपीआई होगी उतना ज्यादा डॉट्स होंगे पर इंच, तो उतना मतलब जो उसका प्रिंट है वो और क्लियर होगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो मतलब अगर मैं अब इस बात को थोड़ा सा समराइज करूं, मतलब कंक्लूजन पे जाएं, हम जो हम बात को समझना चाह रहे हैं वो बच्चों ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जब कहीं पर भी लाइट इमेज बनाती है, ठीक है, तो वहां पे डिफ्रैक्शन होगी ही होगी। ठीक है, अगर डिफ्रैक्शन होएगी तो कभी भी, अब वी कैन नॉट टॉक अबाउट पॉइंट सोर्सेज, वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट डिस्क्स ओनली। ठीक है, अब क्योंकि डिस्क्स आ जाती हैं तो फिर बच्चों वही पंगा आ जाता है कि ये अब हमारी आई की लिमिटेशन आ जाती है बच्चों, कि जो हमारी आई है, हमारी आई कोई दो पॉइंट्स को डिस्टिंक्टली तभी देख सकती है अगर वो एक पर्टिकुलर एंगल सबटेंड कर रहे हो हमारी आई के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों आप समझ रहे होगे जब हम बात करते हैं कि हम जूम कर रहे हैं या फिर हम पास आ रहे हैं, तो बेसिकली हम वो एंगल को ही बढ़ा रहे हैं ना जो हमारी आई पे सबटेंड हो रहा है। ये बात तो समझ आ रही है? तो भाई अगर अब हम अपनी इमेज फॉर्मेशन में रे ऑप्टिक्स के साथ वेव ऑप्टिक्स को भी कंबाइन करते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि भाई हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम कोई दो पॉइंट्स को डिस्टिंक्टली देखना चाहते हैं तो उनका कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एंगल मिनिमम सबटेंड होना चाहिए हमारी आई पे। अदरवाइज हमारी आई उन दो पॉइंट्स को डिस्टिंक्टली नहीं देख पाई। ठीक है जी, तो ये बच्चों यहां तक नोट करो।
चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आपने बच्चों होमवर्क में जीरो वन का जो वो डिफ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है वो करनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।